ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया, बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। जैसा कि ईद चौपाल की जो सीरीज है मेरी सोशल मीडिया पे, इसमें मैं मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करता हूं और उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की, अब उसको जो एजुकेशन थी उसको यूज कैसे कर रहे हैं। उसको अपनी जात को तो फायदा हो ही रहा है, उससे कम्युनिटी को क्या फायदा हो रहा है। तो आज की जो हमारी ईद चौपाल की जो सीरीज है, इसे फार्मेसी और न्यूट्रिशन के कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। इसमें हम फार्मेसी की बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे और एग्रीकल्चर की बात करेंगे। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन है, जो कि बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हैं। और अब इनका जो इंटरेस्ट है ज़्यादा एग्रीकल्चर प्लस फार्मेसी एंड कॉस्मेटोलॉजी की तरफ हो गया और इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफजल सुलेरिया साहब, आपने अपने इस प्रोग्राम में और डिस्कशन में मुझे दावत दी और आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कोई जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं वो आपसे शेयर कर सकूं, कम्युनिटी से शेयर कर सकूं। बहुत शुक्रिया आपका, आपको बुलाने का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। अब शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपका करवा दिया कि आप बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट है। आप कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो तारुफ है हमारे देखने वाले जो सुनने वाले हैं, आप खुद बता दें कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और अब तक का आपका जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो क्या क्या रहा। मैं एक छोटा सा फार्मासिस्ट हूँ और मैंने 1986 में बी फार्मेसी की थी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। और फिर मैंने 89 में एमफिल किया था वहीं से ही। और मेरा स्पेशलाइजेशन थी इसमें एमफिल में मेडिसिनल केमिस्ट्री में। और मेरा जो प्रोजेक्ट था वो पीसीसीआर लाहौर में था। तो हमने फर्मेंटेशन सेक्शन में, फूड एंड फर्मेंटेशन में, वहाँ बेसिट्रेशन एंटीबायोटिक बनाई थी फर्मेंटेशन से। और वो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट था जिसमें बाद में हमारे दूसरे भी जो आने वाले फार्मासिस्ट थे उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा। इसमें फारूक बशीर भट्ट साहब भी हैं और उन्होंने इसको कंटिन्यू किया था। और वो रिसर्च थी बेसिट्रेशन एंटीबायोटिक, जो पोल्ट्री के लिए यूज़ होती है एंटीबायोटिक जो है। तो अब माशाल्लाह वो एक कमर्शियल स्केल प्रोडक्ट बनी हुई है ऑल ओवर पाकिस्तान और वो पोल्ट्री में यूज़ हो रही है। और उसका जो स्टार्टअप था वो मतलब हमारे हिस्से में आया था कि एक फार्मासिस्ट ने उस पर रिसर्च शुरू की थी और फारूक साहब ने भी उसको कंटिन्यू किया। और एक एनी होती थी, वो भी फार्मासिस्ट थी, उन्होंने भी इसको रिसर्च पे कंडक्ट किया था इसकी को। इसमें एमफिल के बाद फिर मैंने ज्वाइन किया इंडस्ट्री को, ग्लेक्सो फार्मास्यूटिकल को। ग्लेक्सो लाहौर में फूड एंड फर्मेंटेशन सेक्शन था जिसमें ग्लूसिविन एंटीबायोटिक का बहुत बड़ा प्लांट लगा था फर्मेंटेशन से। तो उसमें मैं एज ए टेक्निकल ऑफिसर मेरी सिलेक्शन हुई और वो मैंने 2 साल वहाँ काम किया। उसके बाद वाइथ फार्मास्यूटिकल्स जो लाहौर में थी, उसमें फिर मेरी एक लंबी जॉब थी जो 10-12 साल चलती रही। बाद में वो मर्ज हो गए सैनामिड के साथ, तो वो कराची चले गए। तो फिर मैं लाहौर में ही रह गया। फिर एज ए प्लांट मैनेजर मैंने 2 छोटी फर्में थी, लोकल ऑप्शंस और एलीट फार्मास्यूटिकल्स में काम किया। बाद में एक प्रोजेक्ट आया कैम फॉर्म के नाम से, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हुई। फिर मैं साउथ अफ्रीका चला गया और अफ्रीका में एथोपिया में एक इरिटेरिया वार में उस वक्त एक फैक्ट्री तबाह हो गई थी, एडिस फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री। उसको एज ए प्लांट मैनेजर वो प्रोजेक्ट मुझे अवार्ड हुआ, तो वो दोबारा हमने उसको कमीशन किया उस पूरी फैक्ट्री को। तो देन आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड स्टार्टेड माय ओन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट एज रॉक्स फार्मास्यूटिकल्स। उसको मैंने 6-7 साल चलाया बड़ी कामयाबी से और उसमें अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स भी हमने मार्केट किए और मैंने इंपोर्ट्स भी की बाहर से, कोरिया से। और वो एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर कहते हैं मुकाफात अमल में कई चीज़ें इंसान को जो है ना वो मैनेज करनी पड़ती हैं, या अल्लाह पाक आपकी कॉम्पिटेंसीज का इम्तहान ले रहा होता है, जगह जगह उसको डाइवर्सिफाई करना होता है। तो फिर एक कॉल आ गई सऊदी अरब से। तो सऊदी अरब में एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में जो है वो फार्मेसी चेंज का एक प्रोजेक्ट था, माली ग्रुप ने दिया। तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे 3 साल हमारे लग गए और वो भी बड़ा हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किया। तो इसके बाद वापस इसलिए आगे के बच्चे जो थे वो ज़ाहिर है उनकी हायर एजुकेशन शुरू हो गई थी। तो वापस आके फिर मैंने ड्रैप में हमारे कुछ क्लास फेलोज दोस्त ऑनरेबल लोग थे, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो फार्म 6 और फार्म 7 चल रहा है, अल्टरनेट मेडिसिन का मचाल आ गया पाकिस्तान में, तो इसके लिए बड़े जो है ना वो फसली बटेरे जो है ना नॉन एथिकल लोग जो है ना इसमें एंटर हो रहे हैं। तो हम इसको एक सिस्टमाइज तरीके से लेके चलना चाहते हैं, इसलिए डोजियर्स बनने हैं, सारा कुछ बनना है, तो आप हमारी हेल्प करें। तो उसमें फिर मैंने एज ए कंसल्टेंट 2-3 साल काम किया
लेकिन उसमें बड़ा मुश्किल है कि ये जो मतलब एक माफिया जो पीछे चल रहा है मतलब फेक मेडिसिन का, और जो जो एक हकीमाना नेचर है, जो पुराने लोग कुछ तो अपने नुस्खे लेके कब्रों में चले गए, और जो दूसरे थे जिनको थोड़ा बहुत पता था, जो उनके हेल्पर होते थे, वो बड़े बड़े हकीम बन के बैठे हुए थे, और जो असल हकीम थे वो बहुत कम हैं, जिनके पास वाकई एक नुस्खे थे और जो लीगल तरीके से काम करना चाहते थे। पाकिस्तान में बहुत कम लोग थे और वो कुछ ही इंडस्ट्रीज थी। तो हमने फिर उसको मैंने इसको ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं किया। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं गया था फिलीपींस में। तो वहाँ पे जो एक डिबेट चल रही थी कि अगले आने वाले वक्तों में ये एक तो जीनोमिक्स का बड़ा रोल होगा, दूसरा ये है कि फूड एंड फर्मेंटेशन एंड फूड वैल्यूज़ जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो है ना वो जगह कम होती जा रही है। और ये रॉ मटेरियल इसलिए महंगे होते जा रहे हैं कि दुनिया में जहाँ वो जो कंट्रीज हैं जिनमें पोटेंशियल है कि ये अपने पैदावार ग्रो कर सके मेडिसिनल प्लांट्स की, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो खसूसी तौर पे पाकिस्तान का बड़ा नाम लिया गया था। और इंडिया जो है हमारा नेबरिंग कंट्री है, वो इंडिया इज अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मतलब एक ही प्रोडक्ट है उनकी, जैसे हम सफ़ेद मोस्टली कहते हैं, 2025 तक उनके ऑर्डर्स जो हैं वो उनकी ज़मीन ही फारग नहीं है कि मतलब वो लोगों के ऑर्डर्स ले सकें कि उसको ग्रो करना है। तो वो लोग जो हैं वो सिर्फ क्रॉप्स ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन क्रॉप्स या हर्ब्स या न्यूट्रिशनल वैल्यू प्लांट्स, बल्कि वो वैल्यू एडिशन के छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा रहे हैं साथ। इंडिया में बहुत ज़्यादा ये काम है, और वो पूरी दुनिया में फूड एंड टेक्नोलॉजी में और हर्ब्स में और मेडिसिन प्लांट्स की जो रॉ मटेरियल्स हैं उनमें वो मतलब छाया पड़ा है उस मार्केट में। और हमारे से रिसोर्सेज जो हैं वो उनके मतलब हमारा छोटा कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास जो पोटेंशियल है वो उनसे कहीं कम नहीं है, बराबर से बराबर ज़रूर होगा। और साथ ही हमारा जो नेबरिंग कंट्री है चाइना, जो मतलब इस वक्त सुपर पावर बनने के मतलब ख्वाब है, करीब है, वो हमारा दोस्त बना हुआ है। तो हम इस ये सेगमेंट हमारा बड़ा पुअर था इसका, इसलिए मैंने इस चीज़ को फिर ज्वाइन किया। मैंने मतलब एक इनिशिएटिव लिया, मैंने कहा कि जो ज़मीन से हमारा रिश्ता है फार्मासिस्ट का, एग्रीकल्चर से, ग्रोइंग ऑफ दिस प्लांट्स, क्योंकि इससे मजबूत नहीं है, बहुत कम है, बल्कि नेग्लिजिबल है। सो एक मैंने इनिशिएटिव लिया एंड आई स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स। और उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे रूम दिया, और मुझे कॉन्फ्रेंसिस में और दूसरे बड़े इंडिकेटिव में सईद मुगल साहब थे, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। और डॉक्टर सलीम रजा साहब हैं, इस वक्त डायरेक्टर हैं बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, और फूड एंड सिक्योरिटी में, न्यूट्रिशन में मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी अपने साथ जो था ना वो इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्फ्रेंसिस में, एकेडेमिया में, जिससे मुझे एक हौसला हुआ और मैंने इसको काफ़ी फिर पढ़ा भी दोबारा। और मैं आपको बात बताऊं कि फार्माकोग्नोसी का जो सिलेबस था हमारा, जब हमने पढ़ा था तो हमने सिर्फ मार्क्स लेने के चक्करों में उतना ही पढ़ा था कि पास हो जाएं। लेकिन जब मैंने अब दोबारा पिछले 2 साल पहले पूरे इस फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट को अपने जो सिलेबस में था, जो पूरा पढ़ना चाहिए था, पढ़ा, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि काश ये सारा पढ़ा होता। तो मैं तो एक जिम्मेदार था बेसिकली, हमारी अपनी ज़मीन है आज भी। तो मेरे वालिद और मेरे बाप दादा ने भी यही काम किया था और साथ उन्हें टीचिंग भी की थी। तो मैं अपना वो रिश्ता भुला बैठा था। शायद अल्लाह ताला ने मतलब मुझे खींच के वापस सारा कुछ ये दुनिया फिर आ के उन्होंने कहा नहीं, उसी की तरफ लेके आया है। लेकिन हर चीज़ में बेहतरी होती है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, बल्कि मैंने दोबारा पढ़ा है पिछले 2-2.5 साल में कि एग्रीकल्चर में हमारा फार्मासिस्ट का क्या रोल होना चाहिए और क्या पोटेंशियल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं कन्विंस कर सकता हूँ अपने आने वाले बच्चों को जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं कि वो जो इंडस्ट्री है इस वक्त सैचुरेटेड है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सैचुरेशन हो चुकी है, और फार्मेसीज का सिर्फ एक उनके लिए ऑक्सीजन रह गई है कि वो जो रिटेल फार्मेसीज का एक नेटवर्क बन रहा है पाकिस्तान में, अच्छा है, वो लेजिस्लेट है और कम्युनिटी फार्मेसी ग्रो कर रही है, उसमें हमारे बच्चे जा रहे हैं। लेकिन अगर वो अपनी इंटेंशंस जो है वो थोड़ा सा सोचें, या हम उनको गाइड करें, या छोटे छोटे प्रोग्राम्स का हम इनकाद कर लें, वर्कशॉप कर लें, जैसे आपने ये शुरू किया है प्रोग्राम, इट्स कमेंडेबल। मैं इसके मतलब मुझे बहुत खुशी हुई है इस तरह की इनिशिएटिव की। इसमें हम अपने बच्चों को छोटे छोटे वर्कशॉप्स करके ट्रेन कर सकते हैं और उनको कन्विंस कर सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी की तरफ आएँ। तो ये था सर मेरा। इसमें मैंने तकरीबन कोई सेमिनार्स में मतलब कनाडा हो गया, यूएई में, और थाईलैंड में, चाइना में, मैंने मतलब आधी से दुनिया फिर छड़ी है।
तो उसमें सारी जगहों पे भी मुझे यही नजर आया है कि जो हमारे में कमी है फार्मासिस्ट में, वो ये है कि वो न्यूट्रिशन की तरफ नहीं आए और ना ही कॉस्मेटोलॉजी की तरफ हमारा ध्यान है। और अगले 2035 तक जो एक इकोनॉमी का जो बूम आना है वो इन्हीं चीज़ों में आना है। और कॉस्मेटोलॉजी की सनत जो है वो बहुत बड़ी सनत बन जाएगी। हमारी लेडी फार्मासिस्ट जो है वो एक बेहतरीन किस्म की मतलब इसमें अपना रोल प्ले कर सकती हैं, इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट में वो बहुत आगे जा सकती हैं। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को जो थोड़ा सा सोचा और इसमें आया, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्हीं कंट्रीज़ का जो कंसोर्शियम बना है उसमें भी मुझे उन्होंने एज ए कंसल्टेंट लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के लिए ऑनर है, ये हमारे बच्चों के लिए ऑनर है, हमारी एकेडमिया के लिए ऑनर है। कल मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर हैं, मतलब शायद आपके कुलीग हैं या आपके उस्ताद हैं, तो फुरकान हाशमी से भी बात हो रही थी। तो उनसे मैंने पहले भी 2 महीने पहले जिक्र किया था, तो वो कह रहे थे कि यार किसी दिन आप बैठते हैं, मिलते हैं, तो इस चीज़ को जो है ना वो थोड़ा सा फार ग्रांटेड नहीं, अब सीरियसली लेते हैं हम। तो मतलब सुपीरियर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे लाहौर में, आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना सुपीरियर वेलनेस सेंटर बनाया है। उसमें जब अभी कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई थी तो फारकूम जो आया हुआ था वहाँ से अपना थाईलैंड से, तो उसको हमने जब अप्रोच किया तो वो बंदा बड़ा खुश हुआ और वो वहाँ यूनिवर्सिटी को विजिट करके गया, उनके वेलनेस सेंटर को देख के गया जहाँ पे उन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है, और उन्होंने इनिशिएटिव लिया। और फिर एलन फिलर है जो फिलीपींस में है, उसने भी आपका उनसे रब्ता है, आपने उनके वर्कशॉप्स में अटेंड किए हैं और आप उनके साथ सेमिनार्स में जाते हैं, तो आपको सारे ट्रेंड का पता है कि ट्रेंड किधर जा रहा है। और अगर दूसरी बात यह है कि जब आप हमारे फार्मासिस्ट भाई होके ये न्यूट्रिशिस्ट का काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन में जा रहे हैं, प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो आपके हाथ जो हैं वो मतलब मुझे पता है कि उनमें लिमिटेड है, आप खुल के नहीं लिख सक रहे होते। कभी कोई लेजिस्लेशन हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, लेकिन अगर आपको पता हो कि मेरे फार्मासिस्ट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं हर्बल मेडिसिन के या न्यूट्रिशनल मेडिसिन के पीछे एक फैक्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट है जो एक फार्मासिस्ट चला रहा है और उसमें फार्मासिस्ट ही काम कर रहे हैं और वो बना रहे हैं और जो लेजिटमेट है ये सारी चीज़, तो आप भी खुल के लिखेंगे और फिर आप एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि वॉलंटरीली आप बैक फुट में नहीं जाएंगे, आप फ्रंट फुट पे आगे खेलेंगे पूरी दुनिया में। तो ये कॉन्फिडेंस हमें अपने बच्चों को देना है, अपनी एकेडमिया को देना है, ताकि वो क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। मैं अभी पिछले दिनों प्रोग्राम कर रहा था, हमारे जीएम साकिब साहब हैं वहाँ पे, डिप्टी डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर में ये शिगार में। तो वहाँ उनके साथ मुझे उन्होंने बताया कि हमारे जो अब जाके तो वहाँ PCSIR ने यूनिट खोला है पिछले 2 साल पहले और छोटे से भी लेबॉर्ट्री बनाई है और वहाँ पे 670 के करीब जो है ना हर्बल मेडिसिन अवेलेबल हैं और जिनके अगर छोटे से हम एक्सट्रैक्ट लगा लें, बल्कि उन्होंने जो मुझे बात की ना वो मुझे बड़ा मजा आया सुन के। वो कहने लगे कि हमारा 70 साल का 80 साल का जो बाबा है ना, वो आपको क्या पता है कि वो एक PhD फार्मासिस्ट है कुदरती तौर पे। कहते हैं कि उसको आइडेंटिफिकेशन भी आती है कि ये हर्ब क्या है, ये कहाँ होती है, कितनी हाइट पे है और ये इसको कैसे साफ करते हैं, इसका कौन सा जो पार्ट है वो मतलब इफेक्टिव है। तो मतलब अगर वो कहते हैं कि हम इनके साथ अगर अप्रेंटिसशिप करवा दें अपने बच्चों को, 3-3 4-4 स्टूडेंट के साथ वो बाबा जी भी लगा दें और यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो एम्पावरमेंट में इस तरह आ सकती हैं कि जो एक वहाँ की फार्मर लेडी जानती है कि इस हर्ब को तोड़ना कैसे है, सुखाना कैसे है, शेड ड्राई करना है, ये कैसे करना है और इसका कौन सा पार्ट कैसे साफ करना है, तो वो एक जो उसको एक्सपीरियंस है वो हमारे बच्चों को नहीं हो सकता। तो ये एक जो ऑन द स्पॉट ऑन फील्ड ट्रेनिंग होगी अपनी इस इकोनॉमी को, इस अपनी वर्थ को और अपने इस जो क्रॉप्स हैं, जो मेडिसिनल क्रॉप्स हैं, जो हर्ब्स हैं, उनको संभालने के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ी कैंपेन की ज़रूरत है। और आपका जो इनिशिएटिव है वो हमारे लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आपने इस चीज़ को सोचा और आपने आज मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। तो मैं इन बच्चों को और आपको भी इस चीज़ में हमें अब आपका मैं आपको रेगुलरली इसको अब ऑन बोर्ड लेता रहूँगा अपने फोरम्स में भी। तो उसमें ये होगा कि कम से कम जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको हम डोजियर्स उनके जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। ये मतलब हमारे जो उस्ताद ग्रामी हैं यूनिवर्सिटीज़ में मतलब बैठे हैं वो हमारी बड़ी हेल्प कर सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं और उसमें बच्चों को MPhil में या PhD में रिसर्च अलॉट करें और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, क्योंकि अब फेज़ 2 में CPEC में आपने देखा है कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन रहे हैं उसमें हेल्थ का और इसमें मेडिसिनल प्लांट्स का और फूड का उन्होंने सेगमेंट डाल दिया है और ये एक कुछ नहीं तो 2035 तक $10 बिलियन की ये इकोनॉमी है जो हमारे सामने खड़ी है। लेकिन अगर हमने अपने फार्मासिस्ट को इसमें ऐड ना किया
तो वो इसको एंजॉय करने से फिर महरूम हो जाएंगे। और ये मतलब फूड टेक्नोलॉजिस्ट या फूड के लोग या एग्रीकल्चर के लोग जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी ठीक है, हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उसमें बड़ा शेयर ले जाएंगे और हम फिर पीछे रह जाएंगे। जैसे पिछले 3-4 डिकेड से फार्मासिस्ट बेचारा जो है पहले केमिस्ट्री दानों से लड़ता रहा, फिर वो एमबीबीएस डॉक्टरों से लड़ता रहा अपने हकूक के लिए, लेकिन फिर हम इनके साथ लड़ते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमें चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और अपना रूम खुद बनाना है अपनी सोच के साथ और अपना एक थीम और विजन बना के। और ये मैं आपको बता दूं कि ये आवाज़ है इस वक्त की, और ये आने वाले वक्तों के लिए फिर एक मतलब अल्लाह पाक ने चांस दिया है कि देखें पोस्ट कोविड में ये डॉक्टर साहब आप बेहतर जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कहाँ पे जो है वो चैलेंज हुआ और कहाँ पे हम जो है ना उसका इफेक्ट हुआ। अब एक देहात में मैं मतलब पिछले दिनों विजिट कर रहा था डेजर्ट एरिया, जो ये जब ये लोकस का अटैक हुआ है तो उसके हम पोस्ट लोकस देखने गए थे कि फसलों को नुकसान कितना हुआ है। तो मुझे वहाँ पे एक अपने दोस्त ने बताया विद एक्सक्यूज, लेकिन आपकी लर्निंग के लिए है कि जी ये अभी यहाँ पे हम आगे नहीं जा सकते थे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था। औरतें काम कर रही थी यहाँ पे खेतों में, तो एक औरत को लेबर पेन शुरू हो गई, तो शी डिलीवर्ड इन द फील्ड्स। अब मतलब मैंने उससे कहा यार वो कैसे बच गई, क्या हुआ? कहता जी ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है यहाँ पे। वो उनका जो बंदा था नंबरदार टाइप जो होता था, कहता जी ये तो हमारी औरतें इस तरह की नहीं है कि वो कोई मतलब अस्पताल में जाती फिरें, ये करती फिरें, अभी 2-3 घंटे बाद आगे जाके नहा धो के दोबारा काम शुरू कर देगी। अब वो मुझे इस चीज पे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने वहां पे अपने साथी डॉक्टर से बात की, मैंने कहा यार ये क्या मतलब, मुझे इसकी गुत्थी समझ नहीं आ रही। उसने कहा डॉक्टर साहब ये है इसमें कि ये जो औरत है उसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो उसके कद से बड़ी है, वो नेचर के बहुत करीब है, वो धूप को भी बर्दाश्त कर रही है, वो सुबह की ठंडी हवा को भी बर्दाश्त कर रही है, और वो जो बारिश आती है उसको भी फेस करती है, और वो रात की ठंडी जो खुनक हवा चलती है उसको भी बर्दाश्त करती है। उसने नेचर से अपना राब्ता नहीं तोड़ा। और हम जो है सारे लोग जो है 25 डिग्री टेम्परेचर करके 22 डिग्री टेम्परेचर करके गाड़ियों में और 22 डिग्री टेम्परेचर करके कमरों में और सारी रात जो अंदर सोते हैं। तो इस चीज ने हमारी इम्यूनिटी को तबाह कर दिया है। हमने अपने आप को नेचर से इतना दूर कर दिया है कि जो उसकी जो अल्लाह पाक ने जो इस एक सिस्टम रखा हुआ है, गर्मी सर्दी सारा कुछ, अपने जिस्म को हमें बर्दाश्त से उसको करवाना चाहिए, उससे इंक्यूमेट करना चाहिए। वो चीजें जब हमारी जो है ना वो खत्म हो गई और फिर हमने जंक फूड शुरू कर दिया, तो हमारी बॉडी में वो इम्यूनिटी कम होती गई। इम्यूनिटी भी इस तरह है जैसे रूह है ना बंदे के अंदर, तो जितनी आप इबादत करेंगे, रिलीजियसली स्पिरिचुअल होंगे, तो रूह बड़ी होती जाएगी, आप में ईमान ज्यादा आता जाएगा। तो अगर आप बुरे काम करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो वो रूह जो है ना वो छोटी होती जाएगी, तो वो फिर बंदा अपना ना जिस्म का पुजारी हो जाता है, अपनी रूह को तस्कीन नहीं मिलती। इसी तरह ये इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को रूह ही समझें कि जितनी बड़ी आपके अंदर इम्यूनिटी होगी उतना आप ये जो इस तरह के मतलब देखें, इन्फ्लुएंजा है वो भी आया था, इसके बाद साइरस आया, सारा कुछ आया, साढ़े तो होकर लंघ गया, हम ही फ्लू हो जाए 7-8 दिन उठन चुके नहीं रहते ऐसे। तो ये चीजें ऐसी हैं कि और अच्छा आप एग्रीकल्चरल लैंड्स में देखें, जो ओपन एयर जो गांव थे वहां से पेशेंट निग्लिजिबल हैं। जो लोग खेतों में काम कर रहे थे, जो मतलब फूड में काम कर रहे थे, जो अपने लेबर में काम कर रहे थे, हुए होंगे लेकिन बहुत कम पेशेंट्स थे, उनको उसने अटैक नहीं किया, या किया होगा उनमें इम्यूनिटी ज्यादा थी। ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनको इफेक्ट नहीं हुआ होगा, इफेक्ट जरूर आए हैं लोगों में, लेकिन कई कोरोना जो है वो उनकी बॉडियों से निकल के होके गुजर गया, फारग होके चला गया, उस वक्त कुछ नहीं कर सका, थोड़ा बहुत इफेक्ट आए, लेकिन इम्यूनिटी हमारी जो थी वो हमारी जिन लोगों में कम थी, या जिन्होंने नेचर से, हम मिट्टी से बने हैं ना, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, तो वो मट्टी से जो चीज उगनी है, जो मट्टी से हमारा रिश्ता है और जो मट्टी का एनवायरनमेंट है, हम अगर उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, उसके साथ प्यार नहीं करेंगे, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या अपनी बॉडी को उसके साथ इक्वेंट नहीं करेंगे, कंप्लाई नहीं करेंगे, तो हम मुस्तकबिल में भी अगर ये देखें ना, अगर फर्ज करें कि बायोलॉजिकल वेपन ही है, तो उन्होंने टेस्ट तो कर लिया हमारे पे, लेकिन हमें उसका मुकाबला जो है वो इससे करना है कि हमें अपनी नेचर से राब्ता अपना मजबूत करना है। और जितने आप नेचुरल हो जाएंगे, यही तो आप अपने प्रेस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं, यही तो आप अपनी ग़िज़ा में लिख रहे हैं कि भाई ये चीज़ खा लो, ये चीज़ खा लो। क्यों लिखते हैं? कि इसलिए कि ये हमारे लिए बनी इसीलिए है। तिब्ब नबवी का जो आपका तो जो जितना देखें, हमारा फार्मासिस्ट का तिब्ब नबवी से भी राब्ता जो है ना वो निग्लिजिबल है। और ये चीज़ें थोड़ी सी डॉक्टर साहब आपको एड्रेस करनी पड़ेंगी। और मैं जितनी मेरे मतलब मैंने 2 साल में पढ़ा है ना, इतना मैंने 12 साल में या 7 साल में अपने प्रोफेशन में नहीं पढ़ा था।
कि हम कितना बड़ा हमारा गैप है इसमें फार्माकोग्नोसी में। और कुछ हमारे माशाल्लाह डॉक्टर साहबान हैं फार्मासिस्ट हजरात जो पीएचडी करके और डीन बन के भी रिटायर हो गए हैं फार्माकोग्नोसी में, लेकिन उनके पेपर जो है ना वो वहाँ अलमारियों में पड़े हुए हैं, कुछ को दिमक लग गई है, कुछ की जिल्दें खा गए हैं। उन्होंने उनसे पूछे ना जी, हाँ जी कोई दे दो सानू रिसर्च, तो कहते ने यार रिसर्च उत्ते की खेस सवा करनी है, अगे तो कोई बनता नहीं काम। लेकिन अब नहीं है। कल मेरा सीएनबीसी इंटरव्यू कर रहा था चाइना टीवी पे, तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि if we will be in collaboration with you in next 5 years for identification of the medicinal plants and herbs, how come you can cooperate with me? कि मैंने उसको then I gave him the this procedure. I said that I will give you the students of MPhil, I will give you the final year students who are studying in the academia pharmacognosy. They will be your squad, 2 or 3 persons. That students will go in the farms and they will be with you to take the challenge that all the scattered and wildly grown herbs throughout the our hard areas, our hills, जो हमारी जो हिली एरियाज हैं, जो मतलब ऊपर नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहां पे हैं, वो आपके साथ ऑन फील्ड काम करेंगे, वो आपसे सीखेंगे। देन दे विल कलेक्ट द एक्चुअल प्लांट, और वो जो प्लांट है जब उसकी एक्सट्रैक्शन के आप छोटे छोटे जो हैं हमें प्रोसेसिंग यूनिट लगा दें, ताकि हम उसका रॉ मटेरियल बना के तो एक्सपोर्ट करने के काबिल हों। उसने कहा कि ये दैट्स गुड, ये अगर हमें बच्चे मिल जाते हैं तो वो कैसे आप करेंगे। आप देख रहे हैं इरफान साहब, अगर एक मसला है कि आप स्वात जाएं तो स्वात एक हमारा मतलब कबायली इलाका है, फॉर एग्जांपल आगे जाके दीर अपर दीर जो है, मालाकंड है, वहां आपको घुसने नहीं देते, मतलब वो एक्सेस आपकी नहीं है, और वो अपने पहाड़ों के मालिक हैं। पहाड़ों पे अगर सोना भी उगा हुआ है तो वो सोने के मालिक हैं, वो आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन मालाकंड एजेंसी का अगर बच्चे बहुत ज्यादा पेशावर यूनिवर्सिटी में या हमारी लाहौर यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम उन्हीं का वहाँ के हमें पता चलता है कि ये फलानी जगह पे ये हमारे प्लांट ग्रो होते हैं। मेरे पास पूरा एक इसका मतलब मैं आपको अगर डेटाबेस इसका दूं तो आप हैरान हो जाएंगे, मतलब कि कहाँ पे कौन सा पौधा जो है ना वो ग्रो कर रहा है और कितना पड़ा हुआ है। तो आप उसी इलाके का बच्चा ढूंढ लें, आपको मिल जाएगा। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उस बच्चे को 2 महीने के अप्रेंटिसशिप के लिए भेज दें वहाँ पे, और छोटा सा वेयर हाउस बना दें, कोई मकान किराए पे लेके, कि यार जितनी ये आपके जो अच्छा करता क्या है मिडिल मैन जो आड़ती है, वो इन्हीं के लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है कि ये मैं 200 रुपये आपको दिहाड़ी देता हूँ, आपने ये चीज़ें जो इकट्ठी करके मुझे देनी है। अब वो 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, अगर फर्ज करें महीना भी लग जाए, तो 200 रुपये के हिसाब से वो 6000 रुपये देके तो वो तकरीबन जो है ना वो एक गाड़ी की शायद और भर के ना तो वो ले जाता है वो जड़ी बूटियों की। अब उन जड़ी बूटियों की कॉस्ट लाखों में है, तो वो चीज़ जो है ना वो इकोनॉमी को तबाह कर रही है। अक्रॉस दी बॉर्डर स्मगलिंग हो रही है, ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। और पापड़ मंडी में देख लें, जो लोग मतलब करोड़पति बने हुए हैं, ये पापड़ मंडी जो है ना ये हमारी फार्मास्यूटिकल की मंडी होनी चाहिए थी। यहाँ पे फार्मासिस्ट लोग जो थे वो डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए थे। ये वहाँ पे जाते अपने इलाकों में जाएं, पीछे फार्मासिस्ट को उठाएं, एक नेटवर्क बनाएं, कलेक्शन करें, उनका साइंटिफिक तरीके से एक्सट्रैक्ट निकालें, उसके पीछे डोजियर हो, पूरी स्टडी हो, एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट्स हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी जो जितने अदारे हैं उनके, तो देखें काम किस तरह निकलता है। इसमें फिर जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन की जो इंडस्ट्रीज है माशाल्लाह, अल्टरनेट मेडिसिन की, वो भी इससे मुस्तफीद होंगी। कि वो एक पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट है, वो उसने जो रॉ मटेरियल बनाया या अपने ही रिसोर्सेज से मेडिसिन प्लांट्स को यूज़ करके, तो आप अपनी सेहत अम्मा का बहुत अच्छा जो है ना वो खिदमत कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि न्यूट्रिशन में या अल्टरनेट या इसमें मेडिसिन में, एलोपैथिक मेडिसिन में जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, हम उनमें भी कम से कम नहीं तो 35% जो है ना हम अपनी वतन का ज़र मुबादला भी बचा सकते हैं। और ये बच्चे जो है ना उनमें ज़्यादा मतलब एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी जॉब्स के हवाले से, उनकी जॉब सिक्योरिटी के हवाले से, और अच्छा फूड यही फूड है। अब ये देखें ना, इसमें आपका एक राब्ता बन जाता है कि जब आप सारी चीज़ें करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, हर चीज़ करते हैं, ग्रोथ और उसकी सारी चीज़ें करते हैं, तो उसमें आपके साथ ये एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो इस तरह आ जाएंगे कि वो फर्टिलाइजर उसका डिसाइड करना है, या सॉइल टेस्टिंग करानी है, या सीड की वैलिडेशन करवानी है, उसमें जीनोमिक्स में आ जाते हैं, फिर आप बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएंगे। हाँ जी, तो ये सारी जीनोमिक्स जो है आगे दौर ही जीनोमिक्स का है। सीड की जो आपने क्वालिटी बेहतर करनी है, वो इसी तरह पैचिंग करनी है। फ्रूट्स की पैचिंग हो रही है, तो अब उस पैचिंग के बाद जब उसको खाना है, बंदे पे क्या इफेक्ट होगा, ये सारी स्टडी फार्मासिस्ट ने करनी। तो मतलब
एक बड़ा बड़ा वास्ट फील्ड है डॉक्टर साहब, आप तो समझते हैं इस चीज को। तो ये मेरी थोड़ी सी तकरीर थी, अगर लंबी हो गई मेरा ख्याल है, लेकिन ये कि आप सवाल कर सकते हैं। तकरीर नहीं थी आपके, वो कहते हैं वो अल्फाज थे जो कि किसी हीरे की कान से कम नहीं है। ऐसा ही है। तो जैसे हम एटॉमिक पावर तो बन गए हैं, हमारा जो मुल्क है एग्रीकल्चर, हमें एग्रीकल्चर पावर बढ़ना चाहिए था कि हमारी जो जी तकरीबन जी मोर देन 50% जो जीडीपी है हमारी एग्रीकल्चर से आती है। उस तरफ हम ध्यान नहीं देते। आप यस, बिल्कुल जाहिर बिल्कुल बात है आपने सही कहा। इंटरनेट वो ट्रैवल करते हाँ रहते हैं। जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो जी जी आप एयर हाउस से जो आपको ला के देती है सर्विस, वहाँ पे लिखा होगा ऑस्ट्रेलिया, मेड इन ऑस्ट्रेलिया या हाँ हॉलैंड, बल्कि होना जी चाहिए जी था मेड इन यस पाकिस्तान, यस जो यस यस बल्कि हमारा जो सब यस। कॉन्टिनेंट का रीजन है इसको होना चाहिए था। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बंदा मेरे से न्यूजीलैंड की मुझे बात समझ आई। न्यूजीलैंड का एक ऑन वेबिनार पे हो रही थी हमारी एक कॉन्फ्रेंस। तो न्यूजीलैंड का एक बंदा, तो वो कहने लगा कि अवर प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट इज नंबर 1 फ्रॉम फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैंने कहा लिसन, you have taken the breed, you have matured your breed from Sahiwal, Pakistan. Do you know where is Sahiwal? Sahiwal is in Pakistan. And you have taken the breed from Pakistan. But we are unlucky that we are not utilizing that fund. वो चुप कर गया था आगे से, उसने कहा you are right. तो ये देखें, दुनिया जो है ना, हमारी यहाँ पे साहिवाल नस्ल की जो गाय थी, सारा कुछ था, उसकी ब्रीड्स लेके उन्होंने जाके तो मतलब इस पे कब्जा कर लिया। डेयरी प्रोडक्ट्स पे दुनिया जहान में वो चैडर बेच रहे हैं, चीज बेच रहे हैं। और ये सारी फूड चेन्स जो है पाकिस्तान में जो अवेलेबल हैं, जिनके ये हमारे सारी नौजवान नस्ल जो बर्गर पिज़्ज़ा खा रही है, तो ये वहां पे जो ऊपर चीज लग रहा है, ये इम्पोर्ट होके वापस आ रहा है। तो ये अगर आप देखें, अगर ये 3-3 छोटे छोटे फार्मिंग यूनिट्स बने हुए हैं डॉक्टर साहब, आप जो बंदे हमारे ये दूध बेच रहे हैं, गुज्जर वगैरह मतलब सारा कुछ कर रहे हैं, अगर आप उन्होंने आर्टिफिशियल दूध की इंडस्ट्री लगाई हुई है, तो यार आप उनको जाके बैठ के समझाएं कि यार आर्टिफिशियल दूध ना बनाओ, ये जो दूध आपका खालिस है ना, चलो इससे हम जो है ना वो चीज बनाते हैं, चैटर बनाते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी का, उसको आके एक्सपोर्ट कर दें, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इकोनॉमिकली बेहतर हो जाएंगे, और से और जानवर आपको मतलब उसको ब्रीड करवा दें। तो मतलब असि थे आप उन्होंने, अच्छा वो बेचारे क्या करते हैं, वो या तो भैंसे खरीदते हैं या असला खरीदते हैं, दो ही उन्होंने शौक ने। अब वो कल्चर भी हमारा जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। हाँ, हमारा कल्चर भी बेहतर हो जाएगा। जन्नियां फिल्मां हुण पाकिस्तान ते बनियां, सारियां गुजरां ते बनियां ने, फार्मासिस्टां ते बनियां ही कोई नहीं। इसका इंट्रोडक्शन कैसे करें? बल्कि मुझे वो पता चला, ये जो सिनेमा है यहाँ पे, गुलिस्तान सिनेमा सियालकोट का, सॉरी लाहौर का, उसका हाँ जो जी ऑनर का जो बेटा है वो एक जी जी जी। फार्मासिस्ट है। और इसके अलावा ये जो आपका अच्छा अच्छा दादा अच्छा दरबार है, इसके सामने जो सिनेमा है, इसका मालिक भी एक जी जी। फार्मासिस्ट है। तो ये हमारे हाँ तो यही के फार्मेसी, थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के हाँ तो सीनियर थे ना, मतलब उस वो मेरा। फार्मासिस्ट ने बंदा पूछे कि यार तू कम से कम हर यूनिवर्सिटी ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ कंट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं ना। लेकिन ये है कि उन, हाँ तो वो इसलिए डाइवर्सिफाई हुए हैं बेचारे के, जाहिर है वो कारोबारी लोग होंगे, डिग्रियां लेने के बाद नहीं कोई इस तरह का मतलब लेजिटिमेट काम बना उनके लिए। तो मतलब ये कोई बुरी बात नहीं। बहरहाल ये है कि देखिए, मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी की मिसाल देता हूँ। मिशिगन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को उनकी जो फार्मेसी थी ना, ये जरा बात सुनने वाली है। उसमें उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक क्वेश्चनर बनाया और एक फॉर्म बनाया 6 पेजेस का। उन्होंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को, क्लास को जो है ना वो ऑन फील्ड भेज दिया, जहाँ पे मेडिसिनल हर्ब्स की जो फसल थी वो उन्होंने बोई हुई थी। ये कैनाबिस थी, कैनाबिस की ट्राई कर रहे हैं वो। अच्छा, अब वो छः के ग्रुप्स बनाए उन्होंने, और उनको उन्होंने 3000 एकड़ की जो रकबा था उस पर तकसीम कर दिया कि 50-50 एकड़ का एक सेगमेंट जो था वो 3-3 स्टूडेंट्स को दे दिया। ठीक है, अब ये देखें कि वहां पे कम से कम उनकी पूरी क्लास जो है ना वो ऑन फील्ड जो है वो फार्मिंग, जो उनका फार्म्स थे वहां पे चली गई। अब उसने जो स्लोगन दिया उस कैंपेन को, उसका नाम था फार्मेसी स्कूल टू फार्म। फार्मेसी स्कूल टू फार्म, फार्म का मतलब है कि जहाँ पे फसल उग रही है। अच्छा, अब वो उनको 3 दिन में उन्होंने जो भी वहां से फीडबैक लिया, उन्होंने अपना वो सारा अपना जो उनको फॉर्म दिया था उन्होंने फिल किया। दे केम बैक टू देयर इंस्टीट्यूशन एंड देन दे एनालाइज, दे वैलिडेटेड द थिंग्स। और जिस बच्चे को पहला इनाम मिला वहां की ऑब्जर्वेशन के लिए, उस बच्चे ने अपनी ऑब्जर्वेशन में लिखा था कि मैं आज के बाद यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, मैं इन फार्मर के साथ काम करूंगा, क्योंकि मुझे तरस आया है
कि वहां जो फार्मर था वो कह रहा था कि जिस दिन पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है हम ड्रोजीनेस फील करते हैं और 3 दिन तक हमें होश नहीं आती। तो आई टुक पिटी ऑन हिम, और मैंने उस फार्मर से कहा कि आप जब करते हैं तो ये जो कंपनीज हैं जो पेस्टिसाइड आपको देके जाती हैं वो आपको मास्क नहीं देके जाते। तो उसने कहा नो, नथिंग इज अवेलेबल। तो उस बच्चे ने उस चीज को एड्रेस किया, ना सिर्फ वो कंपनी को जुर्माना हुआ, कंपनी बैन हो गई। और उसके बाद वहां जितने फार्मर्स जो थे, लोग वहां पे जो फार्मर्स थे जो काम कर रहे थे, उनको बकायदा उन्हीं के हिसाब से जो भी मतलब वो केमिकल होगा ये वो यूज करते हैं उसके हिसाब से उनको फिर मास्क दिए गए, उनको एप्रन्स दिए गए ताकि उनकी अपनी सेहत जो है बेहतर रहे, बरकरार रहे। तो ये एक देखें, एक फार्मासिस्ट ने ऑब्जर्वेशन ली जाके, और फिर उसने वहां पे जाके कहा कि ये जो एनिमल्स हैं, जो उनके जो एनिमल्स वहां पे उन्होंने रखे हुए हैं, उनके पास जो दवाई देने आता है बंदा, वो वेटरनरी डॉक्टर नहीं है। देखिए अमेरिका है, अमेरिका में भी क्वेकरी चल रही है, और वो एक बंदा है जो वहां पे जो उनका हेल्थ सेंटर है, इसका वेटरनरी सेंटर है, उसमें काम करता है, वो पैरामेडिकल स्टाफ है। वो आके उनको जनाब टैगिंग करता है, उनको इंजेक्शन लगाता है या उनको दवाई देता है। तो मतलब ये है कि जो दवाई फार्मेसी स्टोर पे अवेलेबल है, वो भी वेटरनरी मेडिसिन भी फार्मासिस्ट के अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। और जो पेस्टिसाइड कंपनीज हैं जो पेस्टिसाइड्स बनाती हैं, क्योंकि वो फार्म में यूज होना है और हमारे एनिमल्स ने खानी है और हमारे एक्वा में जानी है, वो भी फार्मासिस्ट होना चाहिए उसके ऊपर, जो उसको वैलिडेट करे कि ये वाकई पेस्टिसाइड है कि नहीं है। अभी ये पिछले दिनों हम विजिट कर रहे थे एक अपना ग्रेप्स फार्म, वहाँ पे नेवल ग्रेप्स फार्म इस्लामाबाद में, बनी गाला के पास। तो वहां पे मैंने देखा कि ये जो हमारे पत्ते हैं ये ग्रेप्स के जो हैं, वो उसके ऊपर जो है ना सफेद सफेद ना फफूंदी सी लगी हुई, फंगस इसको कहते हैं। तो मैंने, वो आसिफ साहब है हमारे फील्ड के मालिक हैं वहां पे, तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो वो कहते थे ये लग जाता है, इसको ले आके मैं तो टेस्ट करवाया यहाँ पे ठोकर न्याज पे उनको दिया। तो वो उन्होंने कहा है कि जी ये जो है ना, ये जो भी इस पे स्प्रे हुआ है ना, उसमें एंटी फंगल एजेंट नहीं है। तो कंपनी को तो चैलेंज हम कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और ये चीजें जो है ये हमारे बेचारे फार्मर को नहीं पता कि वो जो पेस्टिसाइड दे रहे हैं वो उसमें क्या है, पता नहीं, वो तो भी सोडा ही पा के दे आंदे ने या की आंदे ने, लेकिन वो चीजें भी इसके लिए होना चाहिए। अब वो मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, तो वो उन्होंने एक स्लोगन ये बनाया, फ्रॉम फार्मेसी स्कूल टू फार्म एंड फ्रॉम फार्म टू फार्मेसी। फार्मेसी उनकी शॉप है जहां से वो दवाइयां देंगे, ठीक है। उन्होंने अपना जो रूट है उसको वैलिडेट कर लिया। अब वो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक बच्चे ने उसके ऊपर एमफिल किया है, वो क्या है, वो है फार्मास्यूटिकल। उसने लिखा हुआ है हार्मास्यूटिकल्स, हार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, एंड फार्मास्यूटिकल, पीएच वाला फार नहीं, फार्मा, FARM, फार्मास्यूटिकल्स। और एलोपैथिक मेडिसिन जो है नीचे उनके उसने क्रॉस लगाया हुआ है रेड कलर का, उस पर लिखा हुआ है हार्मास्यूटिकल। तो ये हार्मफुल है, ये फार्मास्यूटिकल्स हैं एक्चुअली, एंड वी शुड वर्क इन दिस। देखिए उनका कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, वो भी तो फार्मासिस्ट बन रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्तों में जब इलाज बिलगजा शुरू होगा या जीनोटाइप्स आप करेंगे, तो वो लोग फिर छा जाएंगे, फिर साढ़े मुंडे जाके हुई सोचेंगे यार अमेरिका जाके PhD कर रही है, स्पेशलाइजेशन कर रही है, अपनी जमीन का फायदा नहीं लेना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ शुरू कर सकते हैं। अब तो ग्लोबल विलेज बन गया, हर इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मतलब प्रैक्टिस हो रही हैं पूरी वर्ल्ड में। ऑस्ट्रेलिया वाले कर रहे हैं माशाल्लाह, और सिट्रस पे कर रहे हैं। और मतलब सिट्रस, हमारा जो सरगोदे का सिट्रस है, खुदा की कसम पूरी दुनिया में इससे सिट्रस नहीं। अभी वैनकूवर से इतना बड़ा ऑर्डर आया था कनाडा से, तो वो फेल सैंपल हो गया। सैंपल क्यों फेल हुआ, उन्होंने कहा जी कि आपके पास पैकिंग करने का, इसको हम चाहते हैं सेलोफिन पैकिंग करके भेजें। अब हमारे पास किसी भी माशाल्लाह सिट्रस फार्मर के पास वो यूनिट ही नहीं लगाया हुआ। अभी आम है, अभी आम है डॉक्टर साहब, आम का बड़ा फटा पड़ा है। अभी आम हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो सका कोविड की वजह से। अब आम अगर कोविड की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो सका तो हमने अपने यहाँ बेच लिया जितना बेचना है। लेकिन हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलिया से ही एक लॉबी है, वहां से उठी है, उन्होंने कहा कि अगर सारा आम आपका नहीं बिका तो आप वो आम जो है ना उसको आप अपने पास ही रख लें। तो हम आपको इस तरह बताते हैं कि आप रिफाइनरी यूनिट लगा लें और हमें सिर्फ उसका MQ बना दें, मैंगो कर्नल ऑयल। मैंगो कर्नल ऑयल इज एन एडिबल ऑयल which has 10 to 15% ओलिक एसिड कंपोनेंट इन इट। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जिस्म के 37 टेम्परेचर होता है, इसका 34 से 36 है।
ये अंदर जमता नहीं है। सरसों के तेल से ज्यादा ये मतलब वैल्यूएबल है। एंटी कैंसर है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी एजिंग है। मतलब आप देखेंगे हम उसकी गिटक जो है, मेरा ख्याल साड़ी तो जिंदगी च नहीं सोची होना कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਗਿਟਕ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਲੂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ एडिबल ऑयल ਕੱਢ सकते हैं। ये उसकी मतलब रिफाइनरी पे ऊपर भी ज्यादा खर्चा नहीं आता। अब देखें कि हमारा कितने टन आम जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ इस दफा, लेकिन अगर हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट होता तो हम उसका पल्प निकाल लेते, पल्प फ्रीज करके सेव कर लेते, बाद में हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते थे। हमारे पास पल्प निकालने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो ग्रेड्स नहीं है कि जिनको एस्टेब्लिश कर सके हम कि हम उसके ऊपर एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट जारी कर सकें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब नहीं है, वो वहां पे किन्होंने काम करना है, फार्मासिस्टों ने करना है। तो वो चीजें, एक नेटवर्क है ही नहीं। अब अगर इन लोगों के पास, हमारी ग्रोअर एसोसिएशन, मैंगो ग्रोअर एसोसिएशन, इतना बड़ा झटका लगा है, इनके पास अगर पल्प बनाने का होता कारखाना तो पल्प सेव कर लेते, कोल्ड चेन सप्लाई में, फिर बाद में एक्सपोर्ट कर देते, और जो उसकी गिटक थी निकाल के मैंगो कर्नल ऑयल बनाओ जनाब, बेचो, पूरी दुनिया तरसन रही हुई। मतलब ये सारी चीजें स्टडी करने वाली हैं और हमारी चीजें जाया हो रही हैं। और दूसरी चीज है कि अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि शायद आपकी नजर से गुजरा होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने पोस्ट कोविड जो है वो एक रिसर्च जारी की है, जिसमें उसने 16 क्रॉप्स को जो है ना इम्यून बूस्टर करार दिया, और उसको कहा है कि ये 16 क्रॉप्स में से 10 क्रॉप्स ऐसी हैं जो किचन गार्डनिंग अपने घरों में, जिसके पास एक मरला जगह है वो भी ग्रो कर सकता है, और अगर नहीं है तो 50 गमलाज, 50 गमलों का एक सेट बना के आप उनकी छत पे रख दें, और जहां जहां उनकी प्लेसेस हैं वहां रख दें। तो ये कम से कम जो है ये मतलब 25 to 50 जो पॉट्स हैं वो अगर किचन गार्डनिंग प्रमोट कर लें तो ये छोटे छोटे सलाद के पत्ते हो गए, इसमें गार्लिक हो गया, देसी गार्लिक है, ये टर्मेरिक है, और स्पेरमेंट है, धनिया है, और इसमें स्पिनच है। स्पिनच घर में आराम से हो सकती है। कभी तशरीफ जब आप लाएंगे मैं दिखाऊंगा। मैंने अपने बाहर सारी बाउंड्री के में 5-6 किस्म के फ्रूट्स लगाए हैं और सब्जियां लगाई हुई, और मैं तो पिछली 3-4 दफा हार्वेस्ट कर चुके हैं पालक में। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਨਾਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਰੈਡ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ दुनिया कहने ये क्यों हो रहा है। मैं कहा यार मैंने समझ नहीं आती, और जितने घर में हमारा वेस्ट आता है ना, जो फूड का वेस्ट है वो हम ज़ाया नहीं करते। वो मैंने अपनी पिछली दीवार पे प्लाट खाली और फेंकता रहता हूँ, जब वो ब्लैक हो जाता है वही कंपोस्ट हम नीचे डालते हैं। ये 1.5 साल का पौधा है जिसके ऊपर इस वक्त 239 फूल आए, वो एग्रीकल्चर वाले भी हैरान सन। तो ये अगर फार्मासिस्ट हो के इतनी मैं कर सकता हूँ, तो यार मेरे बच्चे अगर आ जाए फार्मेसी इस फील्ड में, जैसे तो इनकलाब बर्पा कर दिए, तो वो ये किचन गार्डनिंग को आप प्रमोट कर सकते हैं। ये आपकी सैफरॉन है। देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, सैफरॉन की कितनी वैल्यू है मेडिसिनली, हर्ब्स में और मेडिसिनल प्लांट्स में, या अपनी एलोपैथिक मेडिसिन भी ले लें तो सैफरन हैज अ वाइटल रोल। अब सैफरन का सीजन है अगला महीना, आप 14 इंच का गमला लें, 3 बल्ब उसमें लगा दें और 4 गमले ले लें। इसमें जो फूल खिलेंगे ना वो आपके 4-4 स्टेमन्स होते हैं हर फूल के ऊपर, और 10-10 फूल आएंगे, वो आपके 120 बन जाएंगे क्रिस्टल्स। वो आप अपनी शीशी में सेव कर लें, पूरे साल के लिए काफी है डॉक्टर साहब घर के लिए, क्योंकि वो डलती ही एक क्रिस्टल है छोटी सी। अच्छा, अब वो लेने जाएं बाजार में तो 25,000 रुपए के तोले के करीब है, जो मतलब उस लेवल का। अच्छा, वो ज़ाया नहीं होती। अब जब आप उसने फूल दे दिए ना तो आप आराम से गमले के नीचे से उसका बल्ब निकाल लें, उसको धो धा के साफ करके जनाब मलमल के कपड़े में अपने दोबारा फ्रीजर में अपना फ्रिज में आम फ्रिज में रख दें, नेक्स्ट ईयर फिर ग्रो कर लें। लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि मुझे बल्ब चाहिए, तो बल्ब जो है ना 250 से लेकर 300 रुपए का एक बल्ब बिकता है, और अगर गमले के नीचे आप लगा दें उसको तो एक बल्ब जो है वो 7 बच्चे देता है, 1 से 7 बल्ब बनते हैं। मतलब ये है कि वो भी एक इकोनॉमी है। और अच्छा, एक मरले में लगाया हुआ ना सैफरॉन, तो ये 40 लाख रुपए की क्रॉप है डॉक्टर साहब, जो 3 महीने में आप कमा सकते हैं। इसी तरह मशरूम है। अभी इस्लामाबाद में हमारी मशरूम ग्रोअर एसोसिएशन से मुलाकात हुई है, तो वो मुझे कहता है जी कि आप 1-1 कनाल जगह जो है ना अपने फार्म पे ले लें, तो आप मशरूम जो है ना, क्योंकि इसको थोड़ा सा अंधेरा चाहिए होता है, साया चाहिए होता है, तो वो जो लेजिमेट जो आपकी मशरूम है, वो जो सिर्फ टेंटिकल होता है बड़ा, वो ग्रो कर रहे हैं। मतलब माशाल्लाह, मैं तो हैरान हूँ कि जा किस तरफ रही है इकोनॉमी हमारी, हम कहाँ से कमाई कर सकते हैं। अरे साढ़े बच्चे खुदा दी कसम एमफिल तो बाद लाख लाख पति हो जाए, मतलब अगर ये इन चीजों में आ जाए।
तो अभी ये दो देखें कि ये सारी चीज़ें हमें फ्रेम आउट करनी पड़ेंगी। ये किसी कोई काउंसिल बनाए आप, मैं तो आपसे तरले मिन्नतें कर रहा हूँ कि आप माशाल्लाह आपका अकेडमिया से सारा से ताल्लुक है, तो चलो मैनू हाले इन्ना कुछ नहीं आउंदा ਜਿਹੜੇ PhD ਫਾਰਮਾਕੋਗਨੋਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ मतलब एक फोरम बना लीजिए कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब मैं जितना मेरे से खर्चा हो सकेगा ये एग्रीबाइट कारपोरेट, देखें एग्रीबाइट पाकिस्तान बनी है, अभी हमने इस कंसोर्शियम बनाया है जिसमें 3 तो नेशनल अदारे जो हैं उसके मेंबर बने हैं, और उसमें जो है कम से कम जो है 16 कंट्रीज उस कंसोर्शियम में शामिल हुए हैं, और मैंने उसमें कोई रोल प्ले नहीं किया, मैंने सिर्फ यही सारा अपना काम किया हुआ था, और मतलब अल्लाह के फजल से दे सिलेक्टेड मी एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर एग्रीबाइट पाकिस्तान। अब उसमें स्ट्रेटेजी भी अभी मेरे पास है, तो ये मतलब ये चीज़ें अब ज़ाहिर है उसमें मैं अकेला थक जाता हूँ, मुझे परफॉर्म करना पड़ना है। तो अगर मेरी टीम हो, ये कंसल्टेंट्स के जो लोग हैं जो पीछे हमारे माशाल्लाह जो PhDs करके रिटायर होकर बैठ गए टेक्नोलॉजी में, अगर वो अपना इल्म हमें थोड़ा सा शेयर कर दें, हमें गाइडलाइंस बना दें, तो हम छा जाएंगे। अपने फार्मासिस्टों के लिए हमारे लिए आगे काफ़ी इसमें रूम है। तो मतलब ये छोटी छोटी जो कैश क्रॉप्स हैं, अच्छा चलें छोड़े जी, फार्मासिस्ट के अंदर मैं हमने एग्रीकल्चर लैंड्स में नहीं जाना, चलें छोड़ दें जना जाए, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट से कहें कि चलें क्रॉप बना के उसको आप वैल्यू एडिशन के लिए फार्मासिस्ट आगे बैठ जाए, उसकी पैकिंग, उसकी लेबलिंग, उसके कम्बिनेशंस बनाने, उसको जैसे आप चाहते हैं कि मतलब फर्ज करें कि हमने एक मतलब ये कलवंजी है, फॉर एग्जांपल कलवंजी ऑयल है और ये एसेंशियल ऑयल्स हैं, इनकी इतनी मार्केट है बाहर, मतलब इटली वाले और दूसरे मतलब लोग मुझे मिले हैं, ये डॉक्टर लिजिंडा थी इटली से आई हुई थी, और ईरान से मतलब हमारे फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के लोग आए हुए थे, तो वो इस्फहान में कहते हैं कि आप जितना चाहें हमें एसेंशियल ऑयल एक्सपोर्ट कर दें अपने मुल्क से। तो अब ये जो हमारी फ्लोरल क्रॉप्स हैं ये GB में भरी पड़ी हैं, मतलब अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का पिछले 2 महीने पहले एक वहाँ पे बलूचिस्तान में उन्होंने मतलब मेरा ख्याल है कोई इनोग्रेशन की थी गवर्नर साहब के साथ, तो वज़ीर आला भी वहीं थे। तो ये जो हमारा 2 फूल हैं, टूलिप है और रोज मतलब एक दूसरा मेरे जहन से निकल गया है, ये दोनों के लिए जापान ने फंडिंग की है पाकिस्तान को कि जितना आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बलूचिस्तान की सरजमीन जो है ना, इसके लिए बड़ी जबरदस्त मौजूद जमीन है, और लिली जो है, लिली और ये जो है टूलिप है, वो कहते हैं ये फूल जितने भी आप उगा सकते हैं सारा शिप भर के हमें बेचें आप। अब मुझे बताएं कि दुनिया जो है आपके मतलब मान रही है कि जो आपका एसेंशियल ऑयल का फंक्शनल जो है, वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पीक्स जो है ना, वो एक बंदा संडिया से कहता है साढ़े जिन्नियां मैडिसिनल है ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ UV ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟਰੋਫੋਟੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਗੈਸ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀਕਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। मैं कह जी अगर वो इतनी उसमें टेंडेंसी है तो हम मतलब ज़ाया कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को। बस उसका कोई साढ़े लिए कोई जड़ा ना कोई फोरम बनाओ ताकि ਅਸੀਂ कोई जड़ा ना ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, कोई थोड़ी जी मूव चला लीए। ऐसे ही ऐसे मतलब अच्छा कर रहे हैं कि हम जो आप भी फार्मासिस्ट है, मैं भी फार्मासिस्ट हूँ, तो हमारी जो मेजोरिटी जो है वो, बल्कि कल ही मेरी बात हो रही थी एक इंडियन से कि जब पूछते हैं कि आप फार्मेसी क्यों क्या करेंगे, तो वो कहते हैं कि आपने दवाई वाली दुकान बना लेनी है तो वो वाला काम चल रहा है। तो दवाई वाली के काम, फूड एंड न्यूट्रिशन में बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स में बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, लॉ में बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। तो स्पेशली क्योंकि मैं फूड एंड न्यूट्रिशन के साथ अटैच हूँ, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है फार्मासिस्ट का, एज कम्पेयर आप डॉक्टर का नॉलेज शेयर करें तो फार्मासिस्ट का ज्यादा होता है। तो जाहिर बात है कि इसमें टेक्निकल चीजें होती हैं वो आपको सीखनी पड़ती हैं। मुझे वो जैसे मैंने MPhil किया फूड इसमें न्यूट्रिशन में, तो जाहिर बात है कि वो हमारी सोसाइटी में होता है कि सिंपल फार्मा, मतलब आपने भी बातें सुनी होगी कि आप फार्मासिस्ट हो के आप एग्रीकल्चर की तरफ क्यों आ रहे हैं। नहीं बड़े लोग मुझे पूछते हैं, लेकिन जब वो थोड़ी सी मेरी तकरीर सुनते हैं तो फिर कहते हैं नहीं आप ठीक कर रहे हैं तो टेक्निकल चीजें वो सीखनी पड़ती हैं ताकि आपके विजिटिंग कार्ड जो सलारी साहब, मैं आपको इसमें सलारी साहब मैं एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ। ये हमारे फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट बना रहे हैं, मतलब 2-4 बच्चे मैं देखे हैं बड़े अच्छे इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। ये फार्मास्यूटिकल के मतलब इंक्यूबेटर बनाते हैं, ये लोग ड्रायर बना रहे हैं, ये पंचिंग मशीन बना रहे हैं, सारा कुछ बना रहे हैं।
और हमारे माशाल्लाह सीनियर फार्मासिस्ट हैं शेख मंजूर सईद साहब, वो बड़ा अच्छा उनका काम है। अमीन मंजूर जो है वो उसकी वर्कशॉप बनाई हुई है, इस तरह मतलब लोग कर रहे हैं। तो अब मुझे जब ये सीपैक का हमने सारा प्रोजेक्ट पढ़ा ना, उसमें 3 चीजें लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि क्या प्रोसेसिंग यूनिट जो हमने लाने हैं फूड के या प्रोसेस करने के लिए, या एक्सट्रैक्शन यूनिट लगाने हैं जगह जगह पे फील्ड्स में, तो क्या ये चाइना आपको बना के देगा कि लोकली बनाएंगे? वहां पे जो कायमा कमेटी में एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे वो कहने लगे जी लो ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਸਕਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾइना बना के देगा पहलों, फिर ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ मीटू ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ मुझे किसी ने बात बताई, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैं कि ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਐਮਐਨ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਸਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਚ ਬਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ हो जाओगे कि यार इन्हें की बनाता है। मतलब फार्मासिस्ट के लिए तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। मतलब हमारे लोग काम कर रहे हैं इस पे। अच्छा, बड़े फखर नाल जी एक्सपो जाइए ना, ये तो मैंने चाइना से मंगवाई है, ये इसका ये इतना हो जाना, ये फलान है, बड़े रोब नाल दसन दे होंगे। तो मैं उन्होंने कहा, मैं यार तेरे नाल ते फैसलाबाद भी बना के बैठे ने, कराची वाले भी बना के बैठे ने, तू बड़ा तीर मार ले इंपोर्ट करने वास्ते सिर्फ 2 लाख रुपया कमाने की खातर तू मतलब ये कि अपना कमीशन हासिल करने वास्ते तू अपनी इंडस्ट्री ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 12.5 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵਿਹਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ। ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਓ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ चाहिए। लेकिन जब तक जिंदगी है ना सलेरिया साहब, इंशाल्लाह ताला हम हाजिर है अपनी एकेडमिया के लिए। और जितना मैंने ये सारा एक्सपीरियंस गेन किया है एग्रीकल्चर, और ये लोग आपको अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। बल्कि मुझे यहाँ पे मतलब मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, तो मुझे एरिड यूनिवर्सिटी के साथ हमारी मीटिंग थी, तो वहाँ पे मतलब मुझे उन्होंने उमर साहब हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब हमें तो आप एक मतलब बनाए लेजिस्लेशन इस तरह की, ये हमारा एग्रीकल्चर का स्टूडेंट, न्यूट्रिशन का स्टूडेंट और ये फार्मासिस्ट, ये मिलके हमारा एक इस तरह के, जिस तरह हम कहते नहीं कि हॉस्पिटल थेरापीटिक कमेटी, वो थेरापीटिक कमेटी च डॉक्टर होंगे, नर्स होंगी, फार्मासिस्ट होंगे, ਇੱਥੇ एक न्यूट्रिशन कमेटी बना लो यार, कोई ਉਹਦਾ नाम रख लो, खुदा की कसम ये फूड सेफ्टी कमेटी का नाम रख लें इस तरह। मैं तो ये कहता हूँ फूड सेफ्टी कमेटी इज द बेस्ट नेम, फूड सेफ्टी इज द बेस्ट नेम। अब ये पोस्ट कोविड जो डॉक्टर साहब एक मैं बताऊँ आपको, वैक्यूम जो आया है ना, उसमें वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ, और उन्होंने डोजियर्स भी बना के और इसके प्रोग्रामेटिक सारी चीज़ें बना के भेजी हैं कि क्या पाकिस्तान हमें मतलब क्रॉप्स जो है अगले 5 साल के लिए दे सकता है फूड की, क्योंकि फूड की एक बड़ी शॉर्टेज सामने आने वाली है। और वो लोग जंक फूड से वाकई मुतनफ़िर हो गए हैं, अंदर से डर गए हैं, उनको पता चल गया है कि ये, और जितना हम लोगों ने हमारी सरजमीन को ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड और प्री कोविड स्टडी किया ना, जितनी रिसर्च की है दूसरी दुनिया ने, असा कुछ भी नहीं किया। असी तो सिर्फ ये किया लॉकडाउन किदन होना है, लॉकडाउन किदन खुलना है, इतने शॉपिंग करनी है कि नहीं करनी, मतलब साड़ी असी रौलियां चों इतने नहीं निकले। असी अपने इकोसिस्टम ਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਟਾਕ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸੀ। तो मतलब ये चीज़ें मतलब अब रोने तो ਅਸੀਂ ਰੋ सकने हैं, लेकिन ਅਸੀਂ ਹੁਣ ना MPA बन सकने, ना वजीर बन सकने, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ नहीं कर सकते। लेकिन कम अज़ कम ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ कम अज़ कम ਆਪਣੇ स्टूडेंट्स ਦੀ एक ऐसी फोर्स तैयार कर जाइए कि ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ CSS भी करके अगर पॉलिसी मेकिंग 'ਚ चले जान, तो कम अज़ कम अगले 10 साल बाद ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ ਨਾ। क्योंकि पूरी दुनिया ने डॉक्टर साहब प्लान ਦਿੱਤਾ 2050 ਦਾ,
2000 ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ post COVID food security is a challenge and we are giving the plan up till 2050। उन्होंने कहा कि एक कम से कम मतलब 25 ਤੋਂ 26 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ 2035 ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟ ਨਾ ਖਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਬੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲੋਬੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਉਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੂਰਪੁਰ ਥਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੁਸ਼ਾਬ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੱਖਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬਾਰਾਨੀ ਚਨਾ ਉਗਦਾ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਫਾਰਮਰਸ ਕੋਲੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੀਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮੀਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5-5 6-6 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਯਾਰਡ ਫ੍ਰੀ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਊਨ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ 에ਅਰ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ੂਤਰ ਮੁਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਬੰਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਤਰ ਮੁਰਗ ਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ डिसार्ट इसलिए मेरी उन्होंने मीटिंग हुई है। एक डॉक्टर साहब ने मतलब मुख्तार साहब हैं यहाँ पे हमारे एयरड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने पिछली दफ़ा मेरे साथ उनका प्रोग्राम हुआ था, नासिर मुख्तार हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि शाहजी इसमें जो है शूतर मुर्ग का गोश्त जो है वो फार्मर जो है वो उसको 600 रुपये किलो पड़ता है। अगर वो बेच दे तो बेहतरीन जो है ना उसकी इकॉनमी फिर भी सेट हो जाती है। और वो सुपर स्टोर्स में 1200-1500 रुपये किलो मिल रहा होता है। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज कहता है उसकी जो स्किन है वो हम टैनरी इंडस्ट्री को दे सकते हैं और उससे जूते बनते हैं और उसका जूता बड़ा कास्टली होता है। दूसरा उसकी मतलब ऑस्ट्रिच ऑयल निकलता है उसके। अब जरा ऑयल है वो ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਮੈਟोलॉजी ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ हो कि ਉਹਦਾ ऑयल कितना कीमती है। मतलब ये तीनों सेगमेंट्स में हैं। जब आप शूतर मुर्ग का जहाँ पे आप फार्म हाउस बनाएं, आप वहाँ छोटा सा टैनरिंग यूनिट भी लगा दें, वहाँ पे एक मीट हाउस भी बना दें जो पैक करे उसको कोल्ड स्टोरेज में, और ऑस्ट्रिच ऑयल के लिए उसको छोटी सी रिफाइनरी लगा दें। देखें वो आप अब वहाँ पे जब आप वैल्यू एडिशन करेंगे, पैकिंग करेंगे, सारा कुछ करेंगे, डोजेस उसको देने पड़ेंगे, SOP बनाने पड़ेंगे, तो उसे 5 फार्मासिस्ट एक छोटे से यूनिट पे काम करेंगे। हम इसकी तरफ नहीं देखते। ये ऐसी चीजें हैं। बहरहाल इंशाल्लाह ताला। हाँ बिल्कुल ऐसे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके डॉक्टर साहब। आपको बताएंगे आपको एक इल्म का समंदर नहीं है, समंदरों के समंदर है आप। अच्छा, तो इंशाल्लाह इसे मैं जब अपलोड करूँ से पार्ट 1 का नाम दे देता हूँ मैं। ये पार्ट 1 हमारी डिस्कशन है और पार्ट 2 फिर हमें इसका रिस्पॉन्स देके फिर इसका इसमें अच्छी बात आपने की। इसमें मैं आपको अपडेट करता रहा करूंगा। जो भी एक नया मतलब हमारे पास सेगमेंट आया करेगा ना इस हवाले से, मैं आपको मैसेज कर दिया करूंगा। आप उसी मैसेज के हवाले से 2-3 दिन पहले अपने जितने हमारे दोस्त हैं, चलें आपके प्रोग्राम के हवाले से हम लोगों को मैसेजिंग कर दिया करेंगे, अपना नेटवर्क बना लेते हैं ताकि ज्यादा व्यूअर्स आए इसमें। और चलें हम इसी प्रोग्राम के तहत ही अपने एकेडमिया को, अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। तो मतलब ये है कि हाँ, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा आपका फोरम जो है माशाल्लाह। मैं इसमें और भी लोग ले आऊंगा। मतलब ये जैसे ब्राजील में जो आपका जो अमेज़न जंगल है उसमें जिसने काम किया हुआ वो लेडी जो है वो भी मैं मिलके आया हूँ, बनीगाला में रह रही हैं, तो वो ब्राजील से हैं। वो उन्होंने वहाँ पे एक बहुत जबरदस्त किस्म का जनाब बनाया है अपना ये जो बोटेनिकल गार्डन है। तो उस बोटेनिकल गार्डन में वो कहती हैं कि मैं अमेज़न के जो पौधे हैं ना वो ला के यहाँ पे ग्रो करना चाहती हूँ पाकिस्तान में, ताकि लोगों को ये एक म्यूजियम बन जाएगा कि अगर उन्होंने छोटा सा अमेज़न देखना हो तो ये इस्लामाबाद में आके देख लें। मतलब लोग दुनिया जी ना साड़ी मतलब आके ते इत्थे साड़ी जमीन दी तारीफां करती पई है, साडे फार्मासिस्ट नूं समझ नहीं आंदी। बिल्कुल ऐसे। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे डॉक्टर साहब बात करके। तो इंशाल्लाह पार्ट 2 का हम इंतजार करेंगे कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहा है, फिर इसके पार्ट 2 रखेंगे और इसके फिर दूसरे जो एस्पेक्ट है उसको हम देखेंगे।
तो हमारी जो ई चौपाल की सीरीज अभी तक का बेस्ट सेशन रहा है मेरा, थैंक यू वेरी मच। जो मैंने अभी वो किए हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम थैंक यू फ्यूचर वेरी में भी मच। बहुत अल्लाह साल पाक लेके आपको चलेंगे। खैरियत रखे। और और ये जितनी हम मैं आपको बता दूं कि जितना जितना भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी हम आज तक कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला ये आपकी अमानत है, हमारे बच्चों की अमानत है। जितना हमारे पास नॉलेज है, आपने मतलब एकेडमिया को, अपने आने वाले जो बच्चे हैं जो एकेडमी में पढ़ रहे हैं, उनको कभी भी डिसहार्ट नहीं करेंगे। मेरा फ़ोन नंबर आप शेयर कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं। एक फोरम, इस फोरम का कोई नाम रख लें, तो आपसे ही शुरू कर लेते हैं। आपने इनिशिएटिव लिया है डॉक्टर साहब, तो आपका पूरा राइट है इसमें। हम और भी लेजिटिमेट लोग, अपने फार्मासिस्ट जो है ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे हमारे डॉक्टर जहांबाज साहब हैं, फार्माकोगनोलॉजी में बड़ा नाम था, डीन रह चुके हैं। हमारे इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह मतलब बड़े नाम हैं। तो हम अपने प्रोफेसर रात को लेके आएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे इसी फोरम पे इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका वक्त देने का। इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर आपसे इस तरह की वो जो है ना ये गैदरिंग रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।